उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रयागराज जनपद के शहर पश्चिमी से निर्दलीय प्रत्याशी वरिष्ठ कवि व सामाजिक कार्यकर्ता हरीश कुमार वर्मा हरि ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि वर्तमान राजनीतिक चुनाव धन और बल का चुनाव बनकर रह गया, जिससे जनता का हित कभी संभव नहीं है। इस मुहिम को मैं लेकर आगे बढ़ रहा हूं। जनता से अपील है कि निष्पक्ष व स्वच्छ राजनीतिक हेतु धनबल को बढ़ावा देने वाले लोगों को राजनीति से दूर फेंके और देशभक्त व स्वच्छ छवि वाले नेताओं को मौका दे। नमस्कार जी, आज हमारे साथ हैं प्रयागराज जनपद के शहर पश्चिमी निर्दलीय प्रतिनिधि हरीश वर्मा जी। मैं आज हरीश वर्मा जी से पूछना चाहूँगा कि चुनाव उत्तर प्रदेश विधानसभा का एकदम नज़दीक आ गया है, तो आप चुनाव लड़ने के लिए सोच रहे हैं क्या? ये जो बातें हैं समाज में, क्या ये सच्चाई है इसमें कुछ? आपने जो प्रश्न किया कि चुनाव लड़ने का निर्दलीय जो हमने फैसला किया है, इस संबंध में हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि हम और आप क्या इस देश के नागरिक नहीं हैं? बिल्कुल नागरिक हैं, और नागरिक के साथ ही साथ हम लोगों को वोट देने का भी अधिकार है। संविधान ने हमको बराबर का वोट देने का अधिकार दिया, सबको वोट देना चाहिए। और ठीक उसी प्रकार से हमको संविधान के द्वारा प्राप्त है कि हम इलेक्शन भी लड़ सकें। और इलेक्शन लड़ने के लिए जब लड़ने की बात करिए तो ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि गुंडे, बदमाश, पैसे वाले और जो भीड़ इकट्ठे वाले, बैनर पोस्टर तामझाम करने वाले, ऐसे ही लोग केवल राजनीति में आ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये विचार किया कि आखिर ये समस्याएं कहाँ से जागृत आ गई और ऐसा क्या मजबूरी हो गया। ये पूरा प्रशासन लगा हुआ है कि जहाँ 10 लाख जनता हैं, 10 लाख में गिनती के 10 लोग केवल चुने जाते हैं, बाकी छाड़ दिए जाते हैं। इसके मतलब पीछे के डोर से उनको इलेक्शन लड़ने का राइट समाप्त कर दिया जाता है। तमाम तरह का उसमें प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं, काट छाट कर दिए जाते हैं। नामांकन जब लोग दाखिल करते हैं तो उसको हटा दिया जाता है। तो इस तरह से पूरी व्यवस्था आज़ादी के बाद ही से इसी चलन चल रही है कि केवल गुंडे, बदमाश और जो दबंग टाइप के हैं, जो पैसे वाले हैं, जो भीड़ इकट्ठा करके लाने वाले हैं, जो एक मीटिंग में 20-20 करोड़ रुपए जो खर्च करने वाले हैं, केवल उन्हीं को राइट है इलेक्शन लड़ने का। इसी सब विचारधारा को देखते हुए हमने कहा कभी न कभी तो नागरिक को कहीं न कहीं इसमें विराम देना पड़ेगा और ऐसे उम्मीदवार सामने आना पड़ेगा जिसके आगे पीछे कोई ना हो, वो केवल मैदान में अच्छे विचारधाराओं को लेकर आगे बढ़ जाए। और बढ़ करके जब ऐसे लोग चुने जाएंगे, ये इसमें संविधान में कोई कमी नहीं है और ना वोट देने में कोई कमी है। अगर सही ढंग से इलेक्शन लड़े और अच्छे लोग जो अभी तक डर के मारे या पैसा की कमी की वजह से इलेक्शन नहीं लड़ पा रहे, वो अपने घर में छिपे बैठे हैं, तो उनको धीरे धीरे कभी नहीं, आज नहीं तो कल निकलना पड़ेगा। और ऐसी इस व्यवस्था को पूरी तरह धराशायी करने के लिए हमारा विचार है और हम ये सोचते हैं कि ऐसे और लोग भी जुड़े, जिससे कि जब सारे ईमानदार लोग और सही सोच वाले जब सामने आ जाएंगे तो उसका दशा ये होगा कि ये जो 20 करोड़ खर्च करने वाले हैं, इनको गांव वाले, भीड़ वाले जब हकीकत जब लोगों को पता लग जाएगा कि जब जो 20-20 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है वो आपका हितैषी कैसे हो सकता है। वो पूरी तरह इसका मतलब वो देशद्रोह है, देशद्रोही है। वो जो आदमी करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है तो जाहिर है कि वो उसके 50 को आदमी पैदा करते हैं। तो इसलिए सब जनता को वोट देने की परंपरा स्थापित करते हुए ये भी लगना चाहिए कि हम भी आगे मैदान में आवें और आगे हर जगह से खड़े हों। और जब सही नागरिक जब बाहर आ जाएगा और गांव-गांव में जन जागृति धीरे धीरे हो जाएगी, तो उसके बाद इन लोगों को हिम्मत नहीं पड़ेगी गांव में जाने की और न बैनर पोस्टर लगाने में। आप इस चुनाव की तैयारी के लिए अभी तक क्या क्या कर रहे हैं? अभी तक हम यही कर रहे हैं कि जो भी लोग हम बैनर पोस्टर के हमारा
पूरी तरह से विरोध है कि जिसका हम विरोध कर रहे हैं। अगर हम कुछ लोग कहते हैं कि लगवाइए शुरू करिए, प्रचार करिए, तो हमारा ये अपना थिंकिंग है कि अगर हम जिस बात का विरोध कर रहे हैं उसी को हम लगाना शुरू कर देंगे तो हम उनका विरोध करने का नैतिक कार्य खो देंगे। इस वजह से हम कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो भी अपने भरसक जितना हो सक रहा है, जो भी लोग हमको मिलते हैं। नहीं, कुछ नहीं कर रहे हैं हमें अर्थ हम समझे नहीं। अरे भाई, बैनर पोस्टर नहीं लगा रहे हैं ये तो समझ गया, बैनर लेकिन पोस्टर नहीं अन्य में लगाएंगे। क्या कर रहे हैं? बैनर पोस्टर नहीं लगाएंगे। एक एक आदमी करके जो भी हमको मिलता है उससे हम बताते हैं तो वो लोग उत्साहित होते हैं, कहते हैं, हमको वचन देते हैं कि हम आपके साथ हैं। तो लोगों का सहयोग आपको मिल रहा तो है? सहयोग बराबर मिलेगा। और अंतिम मोमेंट में जब आएगा तो ऐसा नहीं कि हम थोड़ा बहुत जितना हमारी हिम्मत है वो खर्च करेंगे लास्ट में, और लास्ट में अपने विचार को एक पंपलेट का रूप दे देंगे और उसी को दे करके उसको प्रचार करेंगे। उसमें बहुत अच्छी बात है। आप आपका ये अभियान है कि हम आर्थिक रूप से पैसे का मानहान करके बैनर पोस्टर को लगा के शहर को गंदा करके चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम जनता के बीच में जन जन से मिल के चुनाव लड़ेंगे, जन जन से मिल के जागृति करके। हाँ। कि भाई साहब, अच्छा, आप विधानसभा में अगर मान लीजिए चुन लिए जाते हैं और आप क्षेत्रीय विधायक हो जाते हैं तो आपकी कुछ रणनीति है यहाँ पे, आप क्या काम करना चाहते हैं? देखिए, हमारा इस संबंध में सीधा सीधा विचार है कि जिस तरह से राजनीति होती है, राजनीति जैसे विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है तो विधानसभा में लोग क्या बात करते हैं कि हम ये गली बनाएंगे, ये सड़क बनाएंगे। हमारा अपना ये सोचना है कि हर चीज़ संवैधानिक व्यवस्था है। सड़क पोल लगाना जिसके जो काम है वो करेगा। हर आदमी नहीं जो जिस योग्य है वो अपना काम करे। उस तरह काम नहीं करना है कि हम सांसद बन जाएं और नगर महापालिका वाला काम करने लगे, वो काम नहीं। सब अपना काम करना चाहिए। केवल सब नैतिक रूप से जब अगर सही हो जाएंगे और देश प्रेम, सब में असली देश प्रेम अगर जाग जाएगा तो कुछ कहने की जरूरत नहीं। जब भ्रष्टाचार रुक जाएगा तो विकास की गति 5 गुना 10 गुना अपने आप ही बढ़ेगा। आप भी ये मानते हैं कि आज भी भ्रष्टाचार सबसे अपराध का सबसे बड़ी जड़ है? अरे भ्रष्टाचार तो है ही है। ये भ्रष्टाचार है ही। आखिर क्या मजबूरी है कि आदमी जब 10 करोड़ कमा लेता है तो सोचता हम 100 करोड़ जल्दी जल्दी कैसे हो जाए, जबकि उसका 10 करोड़ में नहीं 2-4 करोड़ में जीवन बड़े आराम से कट सकता है। तो बस वही अंतर को सुधार करने की जरूरत है आज के हिसाब से। चलिए, बहुत अच्छी बात है। चुनाव में आपका बहुत अच्छा रुझान है, जनप्रिय नेता हैं आप और जनता के बीच में मिलजुल कर कार्य कर रहे हैं। शिक्षा और रोजगार के विषय में भी कुछ अपने विचार बताएंगे? सब ऐसा शिक्षा रोजगार का जहाँ तक मामला है, रोजगार और शिक्षा, इसमें मौलिक रूप से जो यहाँ गड़बड़ियाँ हैं, आज़ादी के बाद से आप लेके चलिए, ये सिर्फ 70 साल का सारी समस्याएं हैं। 70 साल पहले कोई हमारे यहाँ बेरोजगार नहीं होता था और ना ही कोई इस तरह की समस्या आती थी और ना ही इस तरह की पढ़ाई की कोई समस्या, ना इस तरह की डिग्रियां बनती थी। हम 70 साल पहले जिस हालात में थे, आज़ादी के बाद जब चले, जब लोगों ने गर्दन काट करके आज़ादी मिली है, तो वे सोचे थे कि सुख शांति चैन इस देश में आएगा। एक एक नागरिक, यहाँ तक कहा जाता था कि किसी एक के आंख में अगर आंसू है तो वो फिर और दूसरों के लिए काफ़ी जो है लज्जा की बात होती थी कि एक आंख में आंसू ना आना चाहिए। लेकिन ये सारे जो शुरुआती उम्मीद थी उसको लोगों ने भुला दिया और भुला के गलत रास्ते में भटक गए। बहुत अच्छी योजना है आपकी। समय कम है, मैं एक प्रश्न और भी आपसे कर लेना चाहता हूं। आप अमन जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पदाधिकारी हैं, उसके विषय में भी कुछ बताएंगे? सर, हम पहले आपसे ये बता दें सर, ये वतन जनता पार्टी है, अमन नहीं नाम है। वतन जनता पार्टी में है, उसका भी करीब 2014 में अपने मूल रूप में आई थी, लेकिन धीरे धीरे वो गति नहीं पकड़ रही। तो उसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसको गति करावें, विचार फैलावें। लेकिन कभी कभी विचार की टकराहट होती है। जब बाहर निकलिए तो लोग कहते हैं नहीं भैया, बैनर पहले लगाओ, उसके बाद ही हम आपका साथ देंगे। तो इस तरह की समस्याएं आ रही हैं। लेकिन हम आपसे जो मेन मुद्दा भी आपने छेड़ा था कि किस प्रकार से बेरोजगारी वगैरह दूर होगी, शिक्षा मूल सबसे मेन चीज़ है शिक्षा है। शिक्षा हमारी अंग्रेज़ों की दी हुई है और संविधान लागू हो गया है। हर व्यवस्था, रेल ले लो, पुलिस ले लो, हर चीज़ अंग्रेजी की नींव से चल रही है, इंडियन स्टाइल से नहीं चल रही है। इसमें ये बहुत बड़ी कमी है। इसमें मूलभूत परिवर्तन करने की ज़रूरत है और शिक्षा इस तरह बनाना चाहिए
कि जैसे कोई कपड़े का काम करना चाह रहा है तो इंटर पास आउट होने के बाद उसको बताया जाए कि कपड़ा का क्वालिटी क्या है और किस तरह से उसको कपड़े का काम कराने के लिए लोन दे करके और एक एक आदमी को आप लगा सकते हैं। लेकिन चूँकि 10-12 साल हमारे बच्चे बड़े होते हैं और 10 साल का समय वेस्ट करते हैं और बाद में भटकते रहते हैं, उससे राष्ट्र की बहुत क्षति हो रही है। तो इसको वास्तविक रूप में शिक्षा वगैरह में मूलभूत परिवर्तन करने की ज़रूरत है, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। शिक्षा हट जाए तो एक एक करके अपने आप ही सब समस्या, शिक्षा भी मतलब ढंग से नहीं चल रहा है। जैसे मान लीजिए डॉक्टर है, डॉक्टर MBBS बनने के लिए कितने साल आदमी काम करता है, तो उसमें डॉक्टर की कमी भी है और पढ़ाई भी 10-10 साल लोग कर रहे हैं, पैसा भी खूब खर्च हो रहा है, समय वेस्ट हो रहा है, तो राष्ट्र विकास कहाँ से करेगा। उसको सॉर्ट आउट करके इस तरह के नियम बनाना चाहिए कि प्रैक्टिकली, जैसे लोग प्रैक्टिकली नहीं काम सीखते हैं तो तमाम काम करते करते, जैसे कंप्यूटर कोई साथ में लगा है तो 60-70% डॉक्टर खुद ही बन जाता है। तो इस तरह से हमको करना है कि जिससे डॉक्टर भी कम समय में जल्दी निकल बने, उसको प्रैक्टिकल के साथ एजुकेशन हो। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कहा। रोजगार पे भी बहुत अच्छा सुझाव आपका है, शिक्षा पे भी बहुत अच्छा सुझाव है, एक नया तरीका आपने निकाला है समाज के लिए। मैं इस शुभकामना के साथ आपके नए वर्ष की शुभकामना दूंगा कि आपकी जो विचारधारा है ये समाज में आए और लोगों में भी ये विचारधारा आए। आज ज़रूरत है मूलभूत परिवर्तन करने की। आज की स्थिति ये है कि हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को एकदम आंख दिखा रहे हैं, जातवाद के कारण सब एक दूसरे को आंख दिखा रहे हैं। जिस देश में इतना चाहो तब आंख दिखा रहे, इतना लोग आकर्षित हैं, समाज एकदम बिल्कुल पीड़ित है, उस हालत में किसी हालत में परिवर्तन नहीं हो सकता। ये हमारा देश नर्क में जा रहा है, इससे मुक्ति होना बहुत जरूरी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। भाईचारा देश में बढ़ेगा तभी जब आज की पद्धति को बदल दिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गायत्री टूर एंड ट्रैवल्स। त्योहारों का मौसम हो या छुट्टियों का सीजन, ऑफिस वीकेंड हो या गांव की दौड़, देश भर में कभी भी कहीं भी संपर्क करें गायत्री टूर एंड ट्रैवल्स, जो चले हर कदम आपके साथ। पालघर, महाराष्ट्र। फोन नंबर है 9823147247। नमस्कार दोस्तों, एशियन एयरलाइंस सच का आईना में देखिए राजनीति, मनोरंजन, बिजनेस, खेलकूद, धर्म और देश दुनिया की प्रमुख खबरें। एशियन एयरलाइंस पर हमारे चैनल को लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर अप्रूव करें।